prove by experiment that sound needs a medium to travel. ठीक है, हमको ये पता करना है कि ध्वनि के परिचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको किसी एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध करिए। हाउ कैन यू प्रूव दिस दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल? कैसे प्रूव करोगे? नाउ इट कैन बी प्रूव्ड by using bell jar and electric bell. Bell jar चाहिए, electric bell चाहिए and vacuum pump. ये तीन चाहिए। तो सबसे पहले ये इसको खोल ही दो दरवाजा, ये ऐसे नहीं चल रहा ना। सबसे पहले एक ग्लास का जार ले लो। तो ये ग्लास का जार ले लिया, इसके ऊपर ऐसे उठाने के लिए एक नॉब भी लगा हुआ है, ये उठाया जा सकता है। इन्वर्टेड जार है ग्लास, उल्टा जार, सही है। इसको किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे रख दो। अब इसके चारों तरफ कोई चीज सील लगा दो, जैसे रबर सील या सिलिकॉन नहीं होता है, चारों तरफ ये ग्रीस लगा दो कि हवा ना जा सके, बिल्कुल ठीक ठीक बैठ जाए, हवा ना जा सके। उल्टा रख दिया। और कोई भी चीज जो ऐसी चीज है जिससे सील किया जा सके, कोई भी चीज ऐसी लगा दीजिए, जैसे ग्रीस हो गया, तेल साइकिल की ग्रीस होती है वही लगा देते सब। लेकिन उससे पहले क्या करो, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल रखो। कैसी बेल रखोगे? ऐसी, ये लटका दो। तो ये ऐसे भी बच सकती है, लेकिन जब इसमें पीछे सप्लाई दी जाएगी, ये दो सप्लाई है, तो ये इलेक्ट्रिक बेल है, तो ये क्या होगी, बजने लग जाएगी, सही है। तो हमने इसके अंदर क्या किया, इलेक्ट्रिक बेल या तो लटका दी कहीं पर, इसमें हैंगर था या इसमें आपने लटका दी। तो ये इलेक्ट्रिक बेल आपने लटका दी, इसमें एक कटोरी है और एक हैंगर है। अच्छा, इसी में इसके अंदर से नीचे एक होल है, तो वहीं से अंदर से एक आपने एक रबर ट्यूब निकाली और रबर ट्यूब को कहां पे भेज दिया? दिस इज मोटर। और ये मोटर क्या करेगी? क्या इसके अंदर की हवा निकाल देगी? ये वैक्यूम पंप है, तो इसमें ये इसके अंदर जाएगी और ये हवा को बाहर फेंक सारी हवा। इसको क्या कहते हैं? वैक्यूम पंप। किसी चीज को सक्शन पंप, एयर को निकाल सकती है ना। हम लोग के घर में भी तो वैक्यूम क्लीनर होता है, हवा निकाल देता है, तो खींच लेता है। तो ये चीज क्या है बताइए? वैक्यूम पंप। इस इलेक्ट्रिक बेल से भी एक तार लो, और वो भी तार कहीं से निकलेगा। इस बेल को तुम सप्लाई लाइन में जोड़ दो, जिससे कि इसमें आवाज हमेशा आती रहे, सही है। जब अभी इसको तुम ऑन मत करो, इट इज ऑफ। जब ये ऑफ होगी तो क्या होगा? इसके अंदर एयर है। अच्छा, इसके अंदर एयर है। जब ये बेल बार बार इसमें से रिंग करेगी तो क्या इसमें साउंड प्रोड्यूस होगा? जब इसके वाइब्रेशंस इस बेल जार, ये बेल की तरह है, इसीलिए इस जार को बेल जार कहा गया। कैसा जार है ये? बेल जार, बेल की तरीके का जार। तो बेल जार है, तो ये वाइब्रेशंस जब इस बेल जार को या कांच को या ग्लास को हिट करेंगे तो क्या ग्लास भी वाइब्रेट होने लगेगा? अंदर वाइब्रेशन है, पहले तो कटोरी वाइब्रेट की, उससे यहाँ के अंदर की एयर वाइब्रेट की। एयर के वाइब्रेट होने से क्या जार भी वाइब्रेट करने लगेगा? जार के कांटेक्ट में बाहर की भी तो हवा है, तो जार जब वाइब्रेट करेगा तो वो बाहर की एयर को वाइब्रेट करा देगा क्या? अब वो एयर वाइब्रेट होगी तो क्या तुम्हारे ईयर ड्रम में पहुंचेगी? ईयर ड्रम में या एक क्या है, एक तरीके की मेम्ब्रेन है, वो वाइब्रेट होगी और आप सुनने लगेंगे। लेकिन अगर इसकी हवा निकाल दी जाए तो क्या होगा बताओ? तो ये तो बजेगी, लेकिन यहां से इस जार तक इसके वाइब्रेशंस नहीं पहुंच पाएंगे। यहां भी हवा है,
ये जार भी है लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, तो ये बेल तो लटक रही है, ये तो नहीं कि इसके कांटेक्ट में रखी है। देखो कांटेक्ट में होती तो हो सकता है पूरा डिवाइस हिलने लगता, तब तुम सुन लेते। तुमने लटका रखी तो उसके हिलने से कुछ नहीं होगा, वो तो एक वायर में या धागे में लटकी है, उसको जो हिलना होगा हिल जाएगी। लेकिन क्या यहाँ तक इसका वाइब्रेशन पहुंच पाएगा? यही नहीं, क्योंकि बीच में मीडियम नहीं ना। एंड देयर विल बी नो साउंड हर्ड एज सून एज यू स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक पंप या वैक्यूम पंप, ठीक है। द साउंड फर्स्ट बिकम्स फीबल, द बैंगिंग साउंड या रिंगिंग साउंड ऑफ bell first becomes feeble and ultimately goes off. This proves that sound needs a medium to travel. इस चीज को समझो। Now assemble the devices, जो आपको devices दी गई है, तो devices and apparatus as per figure के हिसाब से असेंबल कर लो। नाउ पुट ऑन द इलेक्ट्रिक बेल या स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बेल, तो स्विच ऑन करो, क्या होगा? वी विल बी एबल टू हियर its sound out of bell jar, जो बेल जार है उसके बाहर भी हम सुन लेंगे, आउट ऑफ बेल जार। नाउ पुट ऑन, अब किसे स्विच ऑन करो बोलो? नाउ स्विच ऑन सक्शन पंप या वैक्यूम पंप, इसे पुट ऑन करो। नाउ स्विच ऑन सक्शन पंप या फिर वैक्यूम पंप। तो जैसे ही हम वैक्यूम पंप को स्विच ऑन करेंगे, इट विल टेक आउट ऑल एयर फ्रॉम इनसाइड, इसमें से वो सारी हवा निकाल लेगा, ठीक है। इसके अंदर की हवा निकल जाएगा, फिर क्या होगा बोलो? फर्स्ट द रिंगिंग साउंड बिकम्स फीबल, पहले धीमा पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली गोज ऑन। फर्स्ट द रिंगिंग साउंड बिकम्स फीबल, सबसे पहले ये धीमा पड़ेगा, देन गोज ऑफ। This proves, इससे क्या पता चलता है? That sound needs medium to travel. इससे पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट को देखें, वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो हम तुम्हारे पास भी भेज दे रहे हैं, तुम भी देख लेना। ये पॉज करना है। ये पॉज करना है। हाँ कर दो। Put the arrangement as per given figure. Then first switch on the electric bell. We would be able to hear it from outside. Now switch on the suction pump or vacuum pump. It will suck out all the air, as there is no medium inside bell jar, so sound cannot travel from that is bell to our ear. तो यहाँ लिख लें, when we switch it on, vacuum pump on, it takes out all air. सर ये तुम लोगों ने पहले ही लिख लिया है। लिख लिया है तो Yes. अभी क्यों नहीं, वही चीज उसी के आगे लिख देना। takes out all air from bell jar as there is no medium
between bell and our ear, so we are not able to hear it. ये सेंटेंस एक और जोड़ देना, उसी के आगे जोड़ देना, as there is no medium between ringing bell and our ear so we are not able to hear the sound. अब एक क्वेश्चन देखिए, that is an oscillator does 500 oscillation in 10 seconds. Find its frequency and time period. हमें दो चीज पता करनी है। तो रोहन, फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होगा, बोलो बोलो। तेज बच्चे ही पढ़ते हैं, आदित्य टाइप होता तो इंटरेस्ट लेता, तुम जैसे लड़के थोड़ी इंटरेस्ट नहीं, छुट्टी गए तो छुट्टी गए, अब वो फिर गया। हाँ बोलो। हाँ, टोटल that is number of oscillations upon time taken. इसमें वैल्यू फिट करिए अभिषेक। सर 500। हाँ, 500 ऑसिलेशन अपॉन टाइम कितना, 10 सेकेंड। तो ये 0 से 0 कट गया और आंसर क्या आ गया, 50 सही कह रहे हो, 50 हर्ट्ज। ऑसिलेशन पर सेकंड का दूसरा क्या यूनिट है, हर्ट्ज। तो या तो 50 ऑसिलेशन पर सेकंड, या इसे क्या कहा जा सकता है, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज भी लिखा जा सकता है, नहीं तो ये भी लिख सकते हो हर्ट्ज, दोनों ही चलो। ये बात हो गई। टाइम पीरियड के लिए जस्मिता क्या करें, सही है, टाइम वो सही बता रहे। इसी को उल्टा करके लिख दो, टाइम ऊपर लिख दो, तो उससे क्या पता चलता है, टाइम पीरियड इज व्हाट, कि एक ऑसिलेशन में लगा समय, उसे क्या कहेंगे, बोलिए, टाइम पीरियड। सो अब देखो टाइम पीरियड, it is equals to time taken upon number of oscillations. time taken कितना है, 10 सेकेंड, और oscillation कितना है, 500 oscillation. so this comes as 0 से 0 कट गया, 1/50 कितना होता है, 57 में डिवाइड करो, पहले डेसिमल लगाओ, एक जीरो बढ़ाओ, अभी भी नहीं जा रहा है, 0 लगा के एक जीरो बढ़ाओ, फिर 2 लिखो तो 100, तो इट इज 0.02 सेकेंड। सही है। दूसरी तरीके से जो लोग करेंगे वो कैसे निकालेंगे, विष्णोई, टाइम पीरियड का दूसरा फार्मूला बताओ। आदित्य, टाइम पीरियड का फार्मूला बताओ। 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, वैसे भी कर सकते हैं, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों का फार्मूला एक दूसरे का उल्टा है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ चुकी है, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, बोलो, 50 पर सेकेंड। हर्ट्ज को दूसरी तरफ क्या कह सकते हैं, हर्ट्ज पर सेकेंड से ही आया, देखो पर सेकेंड है कि नहीं, पर सेकेंड, तो हर्ट्ज पर सेकेंड वो कहते हैं। अच्छा, पर सेकेंड है तो पर सेकेंड ऊपर चल के सेकेंड हो जाएगा, और 1/50 अभी तुमको कैलकुलेट करके बताया है कितना होता है। सही है, ये है ना, ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं, ये जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर ये यूनिट देखो, फ्रीक्वेंसी लिखा है किसी पेज पे, कहाँ लिखा, पढ़ो। फ्रीक्वेंसी को न्यू कहा गया, पढ़ो, दिखा। तो दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड
प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इस सेंटेंस को अभिषेक पूरा करो। इट इज बोलो वन या यूनिटी। वन को क्या कहते हैं? यूनिटी। यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट क्या होगा? वन। ये बात समझ आ गई? अब हम निकालेंगे रिलेशन। ओके, कुछ और भी चीजें देखें। व्हाट इज लाउडनेस? लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस मतलब द साउंड विच हैज मोर एनर्जी इज कॉल्ड लाउडर साउंड। जिसमें ज्यादा एनर्जी हो उसे क्या कहेंगे? लाउडर साउंड। द साउंड हैविंग मोर एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड लाउडर साउंड। फिर से समझो। लाउडनेस इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लाउडनेस क्या चीज है? जरा दो चीजें देखो। मान्य हमारे पास एक ऐसा साउंड है और एक ऐसा साउंड है, तो क्या आप मुझे बताएंगे इसमें एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा, पहले वाले का कि दूसरे वाले का? दूसरे वाले का। क्योंकि एम्पलीट्यूड इसे कहते हैं और इसका एम्पलीट्यूड ये है, तो बोलो ये ज्यादा है कि ये? तो ऐसा अगर होगा तो वो ज्यादा लाउडर, तो उसको कहो लाउडर साउंड और इसको कहो फीबल साउंड। सही है? तो दैट इज धीमा साउंड को क्या कहेंगे? फीबल साउंड। इसका एम्पलीट्यूड कैसा है? लेस एम्पलीट्यूड। और इसमें क्या है? मोर एम्पलीट्यूड। और दिस इज लाउडर साउंड। ऐसा है। जैसे मान लीजिए आप तबला बजा रहे हैं, तो तबले में उसकी मेम्ब्रेन ये, तो इसकी मेम्ब्रेन ऊपर नीचे होगी। और किसी ने नगाड़ा ले आया बाजार से, तो नगाड़े की मेम्ब्रेन ज्यादा ऊपर नीचे होगी कि तबले की? बोलो, नगाड़ा की। तो जो नगाड़ा होगा और ये तबला, मुगलों के समय में यही बजाया जाता था नगाड़ा। इस पे बड़ा सा मारते थे। एक बार मारा तो एक बेटा हुआ जोधाबाई के, दो मारा तो बेटी हुई, तीन मारा तो बेटा और बेटी हुई। तो जैसे ही वो अंदर से होता था, तो जो दाई लोग होती थी वो नगाड़ा पीटती थी और यहाँ शहंशाह अकबर को, जो लाल किले में अपने मंत्रियों के साथ बैठे, उन्हें खुशी हो जाती थी, चले जाते थे। अब इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है क्योंकि अपनी मीन पोजीशन से ज्यादा ऊपर नीचे जा रहा है। तो उसी तरीके से जो वॉइस का वॉइस बॉक्स है, ये वॉइस बॉक्स यहाँ पर है, तो इसके जो मेम्ब्रेन है वो मोटे होते हैं और वो ज्यादा ऐसे ऐसे जाते हैं। ये तो ये बॉयज में होगा, और जो गर्ल्स में होगा वो थिन होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा जाएंगे। तो वो वाइब्रेट तो बहुत करेंगे लेकिन दूर नहीं जा पाएंगे। सही है? तो इसलिए अगर कभी रिक्शे वाले को बुलाना होता है तो लोग कहते हैं ए जी रिक्शे वाले को बुला दीजिए। क्यों बुला दीजिए? क्योंकि वो जो उसका वॉइस बॉक्स है वो ज्यादा। शेर का वॉइस बॉक्स, लॉयन एक बार रोरिंग करेगा पूरे जंगल में आवाज चली जाएगी, सारी चिड़िया सारी पंछी भाग जाएंगे। लेकिन चिड़िया कितना भी करते रहे उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन क्या उसमें वो चीज है? तो लाउडनेस किससे बढ़ती है? एम्पलीट्यूड से। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाए, लेकिन जो इतनी बार ये आ रहा है ज्यादा, दैट इज मोर displacement from its mean position is called amplitude and its square is called loudness. Amplitude डबल बढ़ा
तो उस लाउडनेस 4 गुना बढ़ी, क्योंकि स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है ना, स्क्वायर है कि नहीं, सही है। तो क्या चीज कहोगी बताओ, मोर एम्पलीट्यूड है ना, मीन्स मोर लाउडर साउंड। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। वास्तव में यहाँ प्रोपोर्शनल लगना चाहिए। कभी तुमने ये चीज पढ़ी है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए एंड एफ इज इक्वल टू एम ए, फिर एक कांस्टेंट लगाया जाएगा। ये चीज तुम 10th में पढ़ोगी, यहाँ के दिया है। अभी तुम ये समझ लो, ये 8th में भी यही डेफिनेशन थी, लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू। बाकी एक यूनिट पाई और लगती है, वो पाई क्लास 9th में 10th में बता दी जाएगी, सही है। इसके साथ एक पाई आए, ओके। तो क्या लिखेंगे बोलो, लाउडनेस किसके प्रोपोर्शनल है, बोलो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये लिख लें। चलो लाउडनेस, सो दिस इज गर्ल्स, वो जो वॉइस बॉक्स है उसकी मेम्ब्रेन है। देखो लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लॉयंस वॉइस इज लाउडर, लॉयन की आवाज लाउडर है किससे ज्यादा, देन किसी बर्ड से। लायन की आवाज किससे ज्यादा लाउडर है, बर्ड से ज्यादा लाउडर है। ये अब देखो इस चीज का एग्जांपल देखिए, बॉयज वॉइस इज लाउडर देन गर्ल्स वॉइस। Second, lions roaring louder than birds chirping, चिड़ियों का चहचहाना। इतनी बात समझ आ गई। कार हॉर्न इज लाउडर देन बाइसिकल रिंग बेल। इतनी बात हो गई। अब आपने लाउडनेस समझ ली, लाउडनेस क्या होती है, नगाड़ा और तबला का बता। अब हम देखेंगे पिच क्या होती है, सही है। तो पिच देखिए, वैसे लाउडनेस की मयंक यूनिट क्या होती होगी, हाँ दीदी बताओ, सही मीटर स्क्वायर। यहाँ देख लिया एम्पलीट्यूड की मीटर होती है, मीटर स्क्वायर। और ये भी सही बता रहे हैं, कह रही है लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल। 10th में तो यही तुम लोगों ने पढ़ा। बेल है लाउडनेस की यूनिट, और डेसिबल का मतलब है 1/10 ऑफ बेल। तो यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या बताइए, यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। 1 बेल, 1/10 ऑफ बेल को क्या कहोगे, 1/10 ऑफ 1 बेल, इट इज कॉल्ड डेसिबल। 100 ऑफ 1 बेल को क्या कहोगे, सेंटीबेल। 100 ऑफ मीटर को क्या कहते हो, सेंटीमीटर। और 100 ऑफ बेल को क्या कहोगे, बोलो सेंटीबेल। और 1/1000 ऑफ 1 बेल को क्या कहोगे, ये बहुत अच्छा बता दे, मिली बेल। टैलेंटेड है बता ले, अच्छा बता ले, क्योंकि मिली का मतलब है 1000th पार्ट। सेंटी का क्या मतलब है, जैसे $1 में 100 सेंट होते हैं, पर सेंट 100 का एक हिस्सा 1 सेंट है, 100 में से एक हिस्सा पर सेंट, सही है कि नहीं। 60%, 100 में 60, सही। अच्छा डेकाबेल 10th हो गया, तब डेकाबेल कहना। 10 टाइम्स ऑफ 1 बेल क्या कहोगे, बोलो डेकाबेल। 100 टाइम्स ऑफ 1 बेल, बोलो हेक्टोबेल। 1000 टाइम्स ऑफ 1 बेल, ये अच्छा बताया।
बहुत टैलेंट है। देखो चीजें जिसे पता है वही तो बता पाएगा। इन्होंने बोला किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। इसका हमेशा ऐसे चीजें याद करती हैं, हम लोग भी करें। चलो करो। तो इन्होंने क्या बताया? किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, दिस इज निमोनिक्स, और डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। बात समझ आ गई? यानी अगर हम देखें तो किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम यहां लिख सकते हो, मीटर लिख सकते हो, तुम्हें और कुछ लिखना है और कुछ भी, लीटर भी लिख सकते हो, किलो, लीटर। तो जब, अब तीसरा क्या बोलो? डेसी, सेंटी और मिलीग्राम, ये चीज मिलीग्राम। जब तुम एक नीचे उतरो तो एक जीरो बढ़ा दो। 1 किलो में कितने हेक्टो? 10 हेक्टो। 2 जीरो बढ़ा दो, दो सीढ़ी नीचे उतरो तो 2 जीरो बढ़ा दो। और तुम अगर 1 किलो ग्राम में ग्राम बदलना चाहते हो तो कितने जीरो बढ़ेंगे? 3 जीरो। सही है। अगर आप कहो नहीं, किलो से यहां तक उठना चाहते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने डेसी ग्राम, तो 4 जीरो बढ़ा दो। जहां से जहां उतरना चाहते हो बिल्कुल सुविधा है। नीचे उतरो तो उतने जीरो बढ़ाओ, और नीचे से ऊपर आओ तो उतने जीरो कम कर दो। जैसे कि ये देखो, अगर 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, बोलो निखिल? 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? समझ में आ गई बात? ओके। तो ये मुझे बताइए कि यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या है? बोलो। ये अच्छा होता, डेसिबल, क्योंकि वो 10th में, वो 8th में पढ़ा हुआ है। अच्छी बात है, मीटर्स का उन्होंने बताया था। सो यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। एक पिन गिरती है, पेपर पिन लगाती हो, पेपर पिन गिरने में 0.1 डेसिबल की आवाज आती है। कितने की? 0.1 डेसिबल की आवाज आती है। और 80 डेसिबल की अगर आवाज आ गई तो फैक्ट्री में जो मशीनें घड़घड़ 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 चल रही है, उसकी 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अगर ऊपर की आवाज है तो हमारे कान को डिफर कर सकती है, पार्शियल हियरिंग इम्पेयरनेस हो सकता है। सो इट इज इलीगल टू प्ले म्यूजिक अबव 80 डेसिबल बिकॉज इट इज हार्मफुल टू अस एंड इट कॉजेज नॉइस पोल्यूशन। समझ में आ गई बात कि नहीं? और जो एयरक्राफ्ट है उनकी तो 100 डेसिबल, फाइटर एयरक्राफ्ट का एग्जॉस्ट देखा है? तो उससे कभी अगर आप लोग तो एयरफोर्स में देखा भी, वो कितनी तेज आवाज आती है, तो 100 है, कितना हार्मफुल होता है। तो जो लोग उसको सी ऑफ करते हैं उनके कानों में इम्पेयरनेस आ जाती है, अगर वो एयर डिफेंडर ना लगाए। चलो अब देखिए, ये तो बात हम लोगों ने लाउडनेस के बारे में समझ ली, एंड दैट इज साउंड अबव 80 डेसिबल, इसे डीबी कहा जाएगा। 80 डेसिबल, डेसीबल। जैसे डेसीमीटर है तो तुम डेसीमीटर कहते हो, वैसे डेसीबल है। अबव 80 डेसिबल इज हार्मफुल टू ईयर। इट कॉजेस, इससे क्या कॉज होगा? दैट इज पार्शियल हियरिंग लॉस या हियरिंग इम्पेयरमेंट। डेसिबल के ऊपर की आवाज नहीं चलानी चाहिए। ये फैक्ट्री का नॉइज है। इतनी तो बात हो गई। अब हम देखें पिच क्या होती है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज मोर, देन क्या होगा? इट्स पिच इज मोर। इफ then
जो अब ये देखो, पिच ज्यादा होने का क्या मतलब है, उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होगा। जैसे बजिंग भी ऐसे आवाज आती है, कभी देखा है मक्खी के भिनभिनाने की क्या होती है, वो ऐसा आवाज कर, ऐसे आवाज करती है। उसके पंख कितनी बार ऐसे ऐसे कर लेते हैं, 1 सेकंड में 600 बार। उसको कहते हैं बजिंग बी। क्या होगा, बजिंग बी हो जाता है। तो बजिंग बी हैज मोर फ्रीक्वेंसी देन द लाइंस मेम्ब्रेन। जो उसका वॉइस बॉक्स है वो आगे पीछे ज्यादा हो रहा है, लेकिन उतनी बार तो नहीं हो पा रहा है। नगाड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, लेकिन क्या तबले के बराबर ऐसे से कर पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्या अच्छा बताओ, नगाड़े की आवाज तुम्हें मधुर लगती है कि तबले की? इसलिए लगती है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही वह मधुरता है। लड़कियों की आवाज तुम्हें मधुर लगती है कि लड़कों की? हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें मेलोडी है। जो लड़कों की 300 हर्ट्ज है, लड़कों का वॉइस बॉक्स कितना है, 300 हर्ट्ज है, जबकि लड़कियों का 500 हर्ट्ज है। और ये पियानो वायलिन है, उनका तो बहुत आगे निकल जाता है, 12,000 13,000, उसकी मेलोडी और है। तो समझ में आ गई? तो आप ये समझिए, पिच के ज्यादा होने से मेलोडी होती है। पिच के ज्यादा होने से क्या होगी? लेकिन पिच के साथ साथ कोई ऐसी लेडी हो कि जिसका वॉइस बॉक्स बहुत आगे पीछे हो, तो वो फिर वो श्रिलनेस हो जाएगी, तो चीख हो जाएगी, ऐसी आवाज हो जाएगी। ये अभी हम तुमको दिखाएंगे श्रिलनेस क्या होती है। समझ में आई? श्रिलनेस का मतलब है, जब तुम लोग ये देवी की पूजा होती है काली की, तो वो लोग उस समय जब आरती होती है तो जीभ को ऊपर नीचे करके करते हैं, एंड इट कॉजेज ए श्रिलनेस। ये क्या चीज होगी? ये अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। व्हाट इज श्रिलनेस? इफ पिच इज अलोंग विद लाउडनेस, तो क्या होगा? फिर वो लाउडनेस में आ जाएगी। फिर वो 80 डेसिबल से ऊपर हो गई तो फिर वो क्या हो जाएगी? नॉइज हो जाएगी। ठीक है, चलो। If frequency of vibrating object is more, then its pitch is more. तो जरा तुम यहां देखो, एक ऐसी आवाज है और एक ऐसी है, तो तुमको क्या लगता है किसकी पिच ज्यादा? मैं रस्सी को ऐसे ऐसे करूं और एक जल्दी करूं, तो जितनी जल्दी करूंगा उससे क्या होगा? उससे पर सेकंड ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, पर सेकंड ज्यादा ऑसिलेशन करोगे तभी रस्सी में ऐसा होगा। और धीरे धीरे करो रस्सी को तो ऐसे लहर बनेगी। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? तो किसकी पिच ज्यादा है पर सेकंड में, किसमें ज्यादा ऑसिलेशन हो रहे हैं? इसकी पिच ज्यादा। ठीक है, ऐसा बुक में बना डायग्राम देखो। सो मोर फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर पिच। ठीक है, और ये बोलो लेस फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? लो पिच। लेस फ्रीक्वेंसी तो लो पिच। मेलोडी होगी अगर मान लीजिए ज्यादा हो रही, लेकिन बस वो लाउडनेस के क्राइटेरिया से ऊपर ना चली जाए। धीमे गाओ तो सही है। जनरली गर्ल्स का 500 हर्ट्ज होता है, लेकिन लता मंगेशकर ने अपना 1700 कर लिया था रियाज के जरिए। इसी तरीके से किशोर कुमार ने 700 कर लिया। मेल का 300 होता है, 700 तक। फिर उसको कहते हैं मखमली आवाज, रेशमी। रियाज की जरूरत होती है कई चीजें। उन्होंने कभी अपने जीवन में नमक नहीं खाया, गोलगप्पे नहीं खाए। क्यों? क्योंकि सिर्फ उस वॉइस बॉक्स को मेंटेन रखने, है ना, इधर उधर की कोई चीज ही नहीं खाई। चलिए, नाउ दैट इज पिच ऑफ मेल वॉइस क्या होगा? इज 300 हर्ट्ज। पिच की यूनिट भी हर्ट्ज ही है। और फीमेल वॉइस क्या होगा? 500 हर्ट्ज। And the pitch of musical instrument, musical
इंस्ट्रूमेंट इट इज 7000 हर्ट्ज से शुरू होता है और फिर 12000 हर्ट्ज। कितनी बात तुम्हें समझ आ गई? एंड व्हाट इज द ऑडिबल रेंज? ह्यूमन की ऑडिबल रेंज कहां से कहां तक? सो ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अगर कोई चीज बहुत धीमे धीमे चले तो क्या तुम्हें सुनाई पड़ेगी? नहीं सुनाई पड़ेगी ना। अगर हर्ट्ज का मतलब क्या है? एक सेकंड में 20 से कम ऑसिलेशन है तो तुमने इतना भी नहीं सुन सकते हो। एक सेकंड में 20 से कम, 3-4 ही हो रहे हैं एक सेकंड में। लेकिन ये अगर 20 पहुंच जाएंगे, स्केल को मैं ऐसे कर दूं तो तुम्हें सुनाई पड़ जाएगा। 20 से ऊपर होंगे तो सुनाई पड़ेंगे। लेकिन अगर धीरे धीरे करूं या पेंडुलम को करूं, सुन पाओगे क्या? तो अगर पर सेकंड 20 से कम है तो हमारे ईयर नहीं सुन सकते। ज्यादा है तो सुन सकते हैं। बहुत ज्यादा हो गए हाइपरसोनिक तो भी अल्ट्रासोनिक, जो इससे ऊपर है तो अल्ट्रासोनिक तो नहीं सुन पाओगे। कम है इंफ्रासोनिक, सुन पाओगे? इंफ्रासोनिक भी नहीं सुन पाओगे ना अल्ट्रासोनिक, क्योंकि बहुत ज्यादा होंगे तो ईयर इतना हमारे कर नहीं पाते। कहते हटाओ जाओ, बचते रहो। अब हम जैसे कई बार बहुत ज्यादा कोई बॉदर करे, ऐसे करो बस छोड़ो जाओ कर लो, ये होता है कि नहीं? तो हमारे ईयर भी पहले हेल्थ देखेंगे ना। और अगर बहुत कम है तो ऐसे में कहो ये हल्के हल्के पर्दे हिलने का, तो सो ही नहीं पाए रात को, पर्दे हिल रहे। तो हम अब जरा जरा चीजें हिलने ही लगे, डॉग की पूंछी कदम पूंछ हिलाता और हम तो सो ही नहीं पाए, कैसे सो पाओ? तो भगवान ने हमको बहुत अच्छा बनाया। 20 से लेके 20,000 इसके बीच होगा तो सुन पाएंगे और नहीं होगा तो इसे ठीक है। चलो ना, चलो कितनी बात समझ आ गई? If the sound is less than 20 hertz, it is called infrasonic sound, and it is produced by कौन कौन इसको करता है बताओ? That is rhinoceros और elephants। वो 5 hertz में आपस में बात करते हैं। इंफ्रासोनिक जंगल में जो चिंगारने की बात नहीं कह रहा हूँ कि हाथी चिंगारता है, वो चीज तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ। आपस में जब मैसेज पहुंचाना होता है कि हम संकट में हैं, तो ऐसी आवाज निकालेंगे कि कोई सुन ही नहीं सकता। कोई बहुत ऑपरेटर सुन पाए, इंस्ट्रूमेंट सुन पाए तो सुन पाए, हम आप नहीं सुन सकते। अब वो अपना मैसेज दे भी देते हैं। जो अर्थ केक है, तुमने मालूम है रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता आती है कुछ, वो अर्थ केक के जो वाइब्रेशंस है उससे पहले जो होता है, अर्थ केक के आने से पहले जो अर्थ में सीज्मिक वेव्स हैं, उसको चूहे, जो सब स्टेटम में रहने वाले पेस्ट लोग हैं, खरगोश, चूहे, सांप, सब निकल निकल के भागने लगते हैं जान जब अर्थ केक आने वाला। सो इंफ्रासाउंड इज ससेप्टेबल टू रैट्स, सुन सकते हैं। कौन सुन सकते हैं? रैट्स, पेस्ट्स जो जमीन के अंदर रहते हैं। और निकाल कौन सकते हैं? जैसे बताया आपको, एक राइनोसरस और तो इंफ्रासाउंड क्या है? सो इंफ्रासोनिक वेव्स। तो इंफ्रासोनिक वेव्स में तुम्हारे बुक में देखो लिखा हुआ है, इफ द साउंड इज लेस देन, देखो नोट करो, तुम लोग हंसोगे तो फिर हम कहाँ बता पाएंगे। ठीक है, चलो इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक दोनों एक ही बात है। इंफ्रासाउंड इज, अगर तुम्हें देखना है तो रेंज ऑफ हियरिंग देखो, यहाँ सब लिखा है। पढ़ो सब चीज जो मैं बता रहा हूँ, और भी 2-4 आप हमें बता दोगे तो लिख देंगे। उसमें 6ठी-7वीं लाइन पढ़ो, सब लिखा है। क्या लिखा है बताओ? एलिफेंट कितना करते हैं? और राइनोस इज द साउंड whose frequency is less than 20 hertz. Such sound is not, ये हमको ऑडिबल नहीं है, हम इसे सुन नहीं सकते, लेकिन इसे कौन प्रोड्यूस करते हैं? It is produced by elephants. They communicate in jungles by using infrasound. देखो सब लिखा है, और राइनोस भी लिखा है। सर डॉल्फिन भी करते हैं। लिखा है? कहाँ लिखा है? डॉल्फिन अल्ट्रासाउंड करते हैं कि इंफ्रासाउंड? चेक करो।
बैट्स भी अल्ट्रासाउंड करते हैं, बैट्स कहाँ करते हैं? तुम तो ऐसे सभी जानवरों को ना, बैट्स अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, कहाँ अल्ट्रासाउंड में लिखा है? पढ़ो तो। वो तुम्हारे ऊपर हंस रही है कितनी देर से कि जसमिता अनाड़ी है, पागल। लो वो हंस भी थी, बुरी तरह से हंस रही है, उसको आबे जमजम पिलाओ ना, उसी से हंसी रुकती है। अब वो आबे जमजम इकट्ठा, चलो जमजम का पानी है, काबा और मक्का है, पिलाओ उसको। चलो, इंफ्रासाउंड इज साउंड, ठीक है, whose frequency is less than 20 hertz. It is produced by elephants and rhinos. हाँ, rhinos भी, whales भी है, whales भी होगा। सर डॉल्फिन डॉल्फिन का देख लेंगे, डॉल्फिन कहाँ लिखा है? अल्ट्रासाउंड लिखा है सर। अल्ट्रासाउंड है, वो ऐसे बता रही है। एंड वेल्स है, वेल्स। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब बताओ, अब जो तुम बता रही थी अल्ट्रासाउंड, व्हाट इज द अल्ट्रासाउंड? द साउंड हुज फ्रीक्वेंसी is above 20,000 hertz is called ultrasound. This is also beyond our capacity of hearing, and it is produced by bat, dolphins, और भी कोई? Now ultrasound लिखो। Ultrasound is the sound whose frequency is above 20,000 hertz. इतनी बात हो गई? It is sound whose frequency is above 20,000 hertz. It is not audible to us. It is produced by rats या bats, और bats के अलावा सर डॉल्फिन हाँ सर पोर्पोइसेस हाँ पोर्पोइसेस। ये पोर्पोइसेस एक मछली टाइप ही होते हैं, सही है कि नहीं? पोर्पोइस, तो उसको हम देखेंगे। पोर्पोइस अभी दिखा देंगे वीडियो में। वो एक चैप्टर तुम्हारा हट गया ना, उसमें पोर्पोइस था, वो डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, वो है जिसकी पुरानी बुक में देख लो तुम, पोर्पोइस बना हुआ। मॉथ्स भी करते हैं। चलो, जो कीड़े होते हैं ना छोटे छोटे ऊपर ना। अब आगे की बात करें कि साउंड ऑफ हाई पिच इज मेलोडियस, सही है? साउंड ऑफ हाई पिच इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस हाई पिच साउंड। सर बोलो। सर आपने इधर अल्ट्रासाउंड में अबव 20,000 हर्ट्ज लिखा, बुक में तो 20 हर्ट्ज लिखा, हायर देन 20 हर्ट्ज। ऐसा नहीं होगा, 20 किलो हर्ट्ज लिखा होगा। हाँ किलो हर्ट्ज तो एक ही बात हुई ना। ये देखो 20,000 को 20 किलो हर्ट्ज भी तो कह सकती हो। किलो भी बताया था कि नहीं तुमको? 3 जीरो हटा दो, किलो हटा दो तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, सही है? चलो अब लिखें कि साउंड ऑफ हायर पिच is melodious. It is produced by, if it is produced by instruments, then it is called music. Musical instrument जो produce करते हैं उसे क्या कहेंगे? Music. The sound, यानी अगर ये 12,000 या इनके ऊपर आ गया 7,000 तब ये म्यूजिक कहलाएगा। The sound produced by musical instrument is music. तो अभी हम लोगों ने दो चीजें तो पता कर ली हैं। अब तीसरी चीज देखो कि
अगर ये बताइए हम लोग वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखो इतनी बात तो तुमको पता चल गई है। द साउंड, एक और चीज लिखो, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, यहां पढ़ो, इसके ऊपर लिखा साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, बोलो, टोन। एक फ्रीक्वेंसी का है तो उसे क्या कहोगे, इज कॉल्ड टोन। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सही कि नहीं। हम और कर लेंगे प्रैक्टिस, अभी हंसने की जरूरत नहीं है, वो तुम पे सभी पे हंसती हो, चलो कोई बात नहीं। तो ये बात समझे, डो रे मी फा इंग्लिश से भी किया जा सकता। तो ये टोन है, जो सा मैंने दबाया वो चीज क्या है, टोन हो गई, ओके। और अगर कई फ्रीक्वेंसी एक साथ बजाई जाए इसका तो क्या है, अब खुद पे ना हंस देना, देखो इसने बता दिया कि नोट है, खुद बता देगी सारी चीजें, दूसरों पे हंसेगी। चलो क्या चीज अभी आपने बताई, क्या, यस, द साउंड ऑफ द मिक्स्ड साउंड ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे मिला दिए जाए तो उसे क्या कहेंगे, नोट। तो बुक में लिखा है, पढ़ लिया आपने, वहीं पे लिखा है दैट इज साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। यहां पढ़ो, इधर देखो, यहीं इसी के ठीक ऊपर लिखा मिला, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, टोन। फॉर एग्जांपल क्या है, या तो डोरे मीफा कह दो, या फिर इसे क्या कहते हो, सा रे गा मा, सही है। तो इनको क्या कहते हैं कि भाई ये हमारा नोट है, तुम किस नोट पे गाते हो। जैसे तुमसे कहा जाए आ, तो सबका जो आ है बेसिक कह दो कि ना चिल्लाओ ना धीमे गाओ, बस बोलो, अपने तुम्हारी वोकल कॉर्ड को बोलने दो। तो जब तुम बोलते हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टोन। जो पुरुष लोग हैं वो सा पे गाते हैं और जो स्त्रियां हैं वो माँ तक चली जाती हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। तो ये है, अगर स्त्रियां बोलेंगी तो उनका आवाज आएगा माँ पे आएगा, और जो पुरुष है सा, ये तो सा रे गा माँ पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। ये संगीत लोगों का ध्यान रखती है, तो म्यूजिक की है, इन्हें सब पता है। समझ में आ गई बात की नहीं। अब आगे देखो, साउंड ऑफ मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, उसे क्या कहेंगे, साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी। इज कॉल्ड, अभिषेक उसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड नोट। ओके, तो ये म्यूजिक के बारे में है। आगे जरा देखें कि नाउ व्हाट डज इट मीन बाय टिम्ब्रे। टिम्ब्रे से तुम क्या समझती हो हर्षिता, बोलो। क्वालिटी ऑफ साउंड उसी जगह लिखा है, बताओ बताओ। यस, टिम्ब्रे का मतलब समझो कि दो लोग, ये देखो देखो, ये निष्ठा बोली। कैसे मुझे पता चल गया निष्ठा बोली, टिम्ब्रे से। इन्होंने उदाहरण दे दिया कि सर ये टिम्ब्रे, ये चीज होती है। अब ये हर्षिता बोलेंगी, ये हर्षिता का हर एक का क्वालिटी ऑफ साउंड अलग है। ये देखो, दिस इज क्वालिटी ऑफ साउंड। ये तो दो लोग अगर अलग अलग बोल रहे हैं तो हमें कैसे पता चल रहा है, हम तो बोर्ड की तरफ देखें, क्या इनका एम्पलीट्यूड सेम है, क्या इनका है, सब कुछ सेम है, लेकिन बदला क्या, वेव फॉर्म। क्या बदला बताओ, वेव फॉर्म बदल गया। इनके वेव फॉर्म का नेचर ऐसे है और इनके वेव फॉर्म का नेचर ऐसे है, कुछ चेंज है। क्या इसके बीच की वेवलेंथ सेम है, तो बोलो हाँ, दोनों में सेम ही वेवलेंथ है।
सभी गर्ल्स हैं, लेकिन फिर भी गर्ल्स बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हर्षिता ने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला। बॉयज बोलेंगे, बॉयज की वेवलेंथ, सब कुछ पता चल जाएगी। तो यहाँ पता चल जाएगा ये क्या है, जो इनकी वेवलेंथ है लैम्बडा, वही इनकी भी तो वेवलेंथ है। क्या इन दोनों का एक ही पिच है? हाँ, दोनों एक ही पिच में बात करते हैं। ये देखो, ये इनका एम्पलीट्यूड भी सेम है। क्या एम्पलीट्यूड भी सेम है। अब ये देखो, नंबर ऑफ वेव्स इन पर मीटर या पर सेकंड में जितनी वेव्स निकाली वो भी सेम है, पिच भी सेम, एम्पलीट्यूड भी सेम, वेवलेंथ भी सेम। फिर भी मैंने कैसे पता लगा लिया ये अभिषेक की आवाज है, ये मयंक की, मैं कैसे पता लगा लेता हूँ? कोई पेपर मांगता है तो जब मांग रहा होता है बोला तो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन आवाज से मैं उसको वो पेपर दे देता हूँ। कैसे पता लगा लेता हूँ? सो द साउंड ऑफ सेम पिच, नंबर ऑफ वेव्स देख लो पर मीटर में, द साउंड ऑफ सेम पिच, सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ में डिफर इन इट्स वेव फॉर्म। वो किस में डिफर कर सकती हैं? उनका फॉर्म देखो ना वेव का, ठीक है। एंड इट इज ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ वोकल कॉर्ड। सबके क्या वोकल कॉर्ड की एक ही जैसी बनावट है? नहीं। तो जब सबके वोकल कॉर्ड की एक जैसी बनावट नहीं तो एक जैसी आवाज कैसे आएगी? वी ऑल आर डिस्टिंक्ट। जितने ह्यूमंस हैं, अगर हम ये कह दें कि 800 करोड़ लोग हैं तो 800 तरीके की वोकल कॉर्ड। तो इसलिए लिखिए साउंड प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, डिफरेंट पर्सन इज डिफरेंट इन नेचर, कैन बी लिसन, उसको पता लगा जा सकता है। प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पर्सन डिफर्स, ये डिफर करती है। व्हाई इट इज सो? इट इज ड्यू टू टिम्ब्रे। ये किसकी वजह से बताओ? टिम्ब्रे का क्या मतलब होता है? क्वालिटी ऑफ साउंड लिखो। ठीक है, टू पर्सन्स प्रोड्यूसिंग साउंड मे हैव सेम पिच। मान लीजिए ये मयंक की आवाज है और ये रोहन की हो सकती है, तो डिफरेंट हो गई। तो टू पर्सन्स प्रोड्यूसिंग साउंड मे हैव, उनमें क्या क्या चीज सेम हो सकती है? क्या सेम वेवलेंथ? वेवलेंथ भी सेम वेवलेंथ, सही है, वेवलेंथ सेम। सर ये टिम्बर होगा कि टिम्ब्रे? टिम्ब्रे लिखा होगा, पढ़ो इसमें। टिम्बर। अरे इसको ठीक करा देते हैं, अभी देख लेते हैं, नेट में देखते हैं, नेट पे चालू ही है। कहाँ लिखा है टिम्बर? इसमें टिम्बर लिख दिया ना, एक बार चेक करें। टिम्ब्रे, देखो टिम्ब्रे का मतलब क्या होता है? टिम्बर तो लकड़ी को कहते हैं, टिम्बर मार्ट, हमारे जो चाचा हैं वो टिम्बर के व्यापारी हैं। ऐसा होता है कि नहीं? ये देखो क्या लिखा है, टिम्ब्रे क्या चीज है, पढ़ो। टिम्ब्रे इज क्वालिटी ऑफ साउंड। क्या चीज सेम है बोलो? क्या सेम पिच है? और क्या क्या चीज है बताओ? सब कुछ सेम होगा। वॉल्यूम का मतलब तो लाउडनेस होती है, लेकिन फिर भी अब अगर उनमें क्या चीज डिफर करेगी, आप वो दिखा देंगे कि सब कुछ सेम होगा, लेकिन देखो इनके टिम्ब्रे, सिर्फ उनका नेचर डिफर कर रहा है। तुम चाहो तो यहां से यहां तक ये लेंथ इसमें और इसमें इसमें देख लो, सेम मिलेगी। समझ आ गई बात की नहीं? तो अगर सब कुछ सेम है तो भी बताओ क्या होगा? सब कुछ सेम होने के बाद भी उसमें क्वालिटी डिफर है ना, नेचर या वेव फॉर्म डिफर है, इस चीज को टिम्ब्रे कहते हैं। टिम्बर का मतलब लकड़ी होती है। चलो, may have same wavelength, same pitch, same amplitude, but different waveforms. क्या चीज डिफर करेगी? Different waveforms.
is due to, ऐसा क्या होगा? Due to the nature of different construction of vocal cords. This is due to different construction of vocal cord. This is, इसको क्या कहेंगे? टिम्ब्रे की डेफिनेशन दी है क्या? Which enables us to, due to timbre. अब तुम ये डेफिनेशन नहीं लिखोगे, अब बुक की जरा देखो, अब तुम्हें समझ में तो आ गया है। बुक क्या कह रहा है वो पढ़ो लक्षिता, तो वो लिखते हैं, वो सही चीज कह रहा है। That is the property of wave due to which we distinguish, ठीक है, the sound of two different person is called a timbre। यही लिखा है कि नहीं? पढ़ो। That is, क्या लिखा है? वही लिखेंगे डेफिनेशन जो बुक। The quality or timbre of sound is the characteristic of wave. The characteristic of wave which, जो में क्या करेगा? Which enables us to, बोलो। सर आपने सेकंड साइड में और लास्ट साइड में दो। This is, ठीक है, देखो, the characteristic of wave which enables us to distinguish, किसके बारे में distinguish? One sound from other, उसे क्या कहेंगे? ठीक है, having same pitch, ये भी लिखना पड़ेगा, having same pitch and loudness, सब कुछ सेम है लेकिन फिर भी अलग अलग दिख रहा है। having is called quality of sound या टिम्ब्रे। ना, आपको डिफाइन क्या करना है? डिफाइन करना है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ठीक है, एम्पलीट्यूड, इसके अलावा वेव लेंथ, एंड टिम्ब्रे। और दूसरा ड्रॉ डायग्राम फॉर, दो चीज का करना है, फीबल साउंड, लाउडर साउंड। पहला कौन सा? फीबल एंड लाउडर साउंड। तीसरा चीज लो पिच एंड हाई पिच, लो पिच एंड हाई पिच। और एक और चीज, साउंड ऑफ टू टिम्ब्रे, यानी दो अलग अलग वेवफॉर्म बनाने वाले। इस बात का ध्यान रखना कि ये नहीं चीज अलग अलग हो, ना ये लेंथ अलग हो, उतना ही रखने में सब कुछ बदलना है। समझ आई? ये चीज सेम होनी चाहिए ना। तो तीसरी चीज क्या है? टू क्वालिटी ऑफ साउंड। कितना करो? क्या चीज? मतलब धीमा।